सॉल्विंग 2019 सीसेट क्वेश्चन। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है द नंबर ऑफ टाइम्स द डिजिट 5 विल अपीयर वाइल राइटिंग द इंटीजर्स फ्रॉम 1 to 1000 इज। तो यहाँ पर क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ना होगा, क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि कितने नंबर ऑफ टाइम्स डिजिट 5 अपीयर होगा। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन और बनता है कि जब ये पूछे हमको कि जो डिजिट 5 है वो कितने नंबर में होगा, तो उस टाइम पे अलग कैलकुलेशन होगा। क्यों अलग होगा? क्योंकि अगर हमको 1 से 100 के बीच में अगर कैलकुलेट करना होता और ये बोले कि कितने ऐसे नंबर होंगे जिनमें डिजिट 5 है, तो 55 एक नंबर होगा जिनमें 5 है ना। बट इसको हम लोग एक बार काउंट करते हैं, क्योंकि हमको नंबर काउंट करना है। अगर ये क्वेश्चन बोला रहता कि कितने नंबर होंगे जिनमें 5 अपीयर होगा, तो 55 एक ऐसा नंबर है जिसमें 5 अपीयर हो रहा है, ठीक है। बट अभी हमको क्या बोल रहा है कि कितने नंबर ऑफ टाइम डिजिट 5 अपीयर हो रहा है। तो नंबर कितना भी हो मैटर नहीं करता। देखो यहाँ पे 5 2 बार अपीयर हुआ, तो इसको हम लोग 2 बार काउंट करेंगे, तो ये डिफरेंस आ रहा है, ठीक है। वैसे अगर 1 से 1000 के बीच में एक एग्जांपल दूँ 555, तो अगर हमको ये पूछा होता कि कितने नंबर में 5 डिजिट अपीयर हो रहा है, तो ये 555 को एक नंबर कंसिडर करती मैं। बट अभी हमको अगर ये बोल रहा है कि कितने नंबर ऑफ टाइम डिजिट 5 अपीयर हो रहा है, तो इधर तो 3 टाइम अपीयर हो रहा है ना, तो इसको 3 बार काउंट करूँगी, तो ये डिफरेंस है, ठीक है। बट अभी हमारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम सॉल्व कर लेते हैं कि डिजिट 5 है वो कितनी बार अपीयर होगा 1 से 1000 के बीच में। तो 1 से 100 के बीच में हमको पता है 20 टाइम्स अपीयर होता है, एंड देन 101 to 200 के बीच में 20 टाइम्स अपीयर होगा। 201 से 300 के बीच में 20 टाइम्स, फिर 301 से 400 के बीच में 20 टाइम्स, 401 से 500 के बीच में 21 टाइम्स, क्योंकि लास्ट में अगेन 500 वाला नंबर है, उस पर 5 है, इसलिए 21 टाइम्स। दैन 501 से अगर स्टार्ट हो रहा है तो फिर कितना हो जाएगा 20 + 99 टाइम्स, क्योंकि सब में 5 होगा ना इनिशियल नंबर। देन 601 से 700 के बीच में अगेन 20 टाइम्स, 701 से 800 के बीच में 20 टाइम्स, 801 से 900 के बीच में 20 टाइम्स, 901 से 1000 के बीच में 20 टाइम्स। अब कुछ नहीं, सबको ऐड कर लेते हैं। तो ये 5 बार 20 है वो 100 बनाएगा, इसको 1 को छोड़ दे, फिर ये 5 टाइम्स है तो वो 100, और इस 1 को इसको दे देते हैं, तो ये 100, तो 100 100 100 300 हो गया। तो दिस विल बी द करेक्ट आंसर। अब मैं इसको दिखा देती हूँ कि कैसे 20 टाइम्स अपीयर हो रहा है। वैसे तो हमको पता होता है कैसे होगा, बट फिर भी। तो 5 कितनी बार होगा? एक बार 5 में आएगा, देन 15 में आएगा, 25 35 45 55 65 75 85 95, एंड देन 105 तो नहीं होगा, क्योंकि हम 1 से 100 के बीच में कैसे 20 टाइम आ रहा है ये कैलकुलेट कर रहे हैं। देन 50 में आएगा, 51 52 53 54 55 55 2 बार काउंट हो जाएगा, तो 55 को हटा देते हैं, सेम ही तो नंबर है। देन अब यहाँ पे क्यों हटा रही हूँ मैं 55 को? सेम नंबर है इसलिए, क्योंकि 55 हमने ऑलरेडी कैलकुलेशन में ले लिया है, ठीक है। 55 देन 56 57 58 59 देन 60 तो गया। तो अब 5 को कैलकुलेट कर लेते हो, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, तो ऐसा आ रहा है 20 बार, ठीक है। अब वैसे ही कैलकुलेट कर लेना कि कैसे 20 + 99 आया था एंड ये 21 टाइम्स आया था, ठीक है। तो एक बार बस करने की ज़रूरत होगी, तो उसके बाद फिर यूपीएससी अगर यहाँ पे किसी दूसरे डिजिट के लिए भी अगर पूछता है तो भी हम कैलकुलेट कर पाएंगे ईजिली, है ना। तो ये पैटर्न पता होना चाहिए, क्योंकि यूपीएससी ने अगर एक बार ऐसा पूछ रहा है तो वापस से ज़रूर कभी पूछेगा ये ऐसे, ठीक है। देन यहाँ पर एक सॉलिड क्यूब वाला क्वेश्चन है। मैं क्यूब का बहुत जो सिंपल सॉल्यूशन रहता है मैं हमेशा वही सॉल्व करती हूँ। अब क्योंकि ये वाला बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग है और इमेजिनेशन भी इसमें रिक्वायर्ड है, तो मैं इसको सॉल्व ही नहीं करी, ना तो मैं इसको एग्जाम हॉल में सॉल्व करूँगी और ना ही ये पैटर्न, क्योंकि रिपीट होने वाला है, और रिपीट भी हुआ तो इसका कैलकुलेशन इतना मतलब बहुत लेंथी है कि एग्जाम हॉल में नहीं किया जा सकता, इसलिए इसको हम नहीं करेंगे। देन मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, ए एंड बी आर 2 हैवी स्टील ब्लॉक्स, ठीक है। ए एंड बी 2 हैवी स्टील ब्लॉक्स हैं। इफ़ बी इज़ प्लेस्ड ऑन द टॉप ऑफ ए, अगर बी को ए के ऊपर मैं प्लेस कर देती हूँ, द वेट इंक्रीज बाई 60%, तो 60% वेट इंक्रीज हो जाता है बोल रहा है। तो पहले इंक्रीज कर लेते हैं 60/100,
ठीक है। एंड अब बोल रहा है कि हाउ मच वेट विल रिड्यूस विथ रिस्पेक्ट टू द टोटल वेट ऑफ ए एंड बी। तो टोटल वेट ऑफ ए एंड बी के रिस्पेक्ट में कितना वेट रिड्यूस हो जाएगा इफ़ बी इज़ रिमूव्ड फ्रॉम द टॉप ऑफ ए। तो पहले रखे थे, अब वापस हटा देंगे तो कितना वेट डिक्रीज़ हो जाएगा। तो 8 से कितना डिक्रीज़ होगा, 5 में 3 डिक्रीज़ होगा, है ना। फ्रॉम वेयर, कहाँ से डिक्रीज़ हो रहा है, दोनों का। तो कहाँ से डिक्रीज़ हो रहा है, दिस इज़ डिक्रीजिंग फ्रॉम 8, राइट। तो अगर 8 से डिक्रीज़ हो जाएगा तो नीचे 8 आ जाएगा मल्टीप्लाइड बाय 100, क्योंकि परसेंटेज में निकालना है हमको। तो अब निकाल लेते हैं। 2 चौक 8, 2 पंचे 10, 2 सनम 16, 4 एकम 4, 5, 4 दूनी 8, 9 10, 4 पंचे 20। तो 15 3 दूनी 6 7 3 37.5। दिस इज द करेक्ट आंसर। देन नेक्स्ट, मिस्टर एक्स हैज़ 3 चिल्ड्रन। तो अगेन कैलेंडर का एंड क्यूब का मैं जनरली उन्हीं क्वेश्चन को सॉल्व करती हूँ जो ईजिली सॉल्व हो जाते हैं, और बाकी जितने भी कॉम्प्लिकेटेड वाले हैं उनको ना तो मैं प्रैक्टिस में ही भी सॉल्व करती हूँ, ना ही एग्जाम हॉल में सॉल्व करती हूँ। तो अगेन इसको तो नहीं कर रहे हैं हम सॉल्व। देन कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन्स। सम रैट्स आर कैट्स, सम रैट्स है वो कैट्स है। देन सम कैट्स आर डॉग्स, सम कैट्स आर डॉग्स। देन नो डॉग इज अ काउ, नो डॉग इज अ काउ, नो डॉग इज अ काउ। तो डॉग एंड काउ का सर्कल मिक्स नहीं हो सकता, बट क्या होगा, ये इधर जरूर जा सकता है एक कंडीशन, मतलब ये भी हो सकता है, ये भी पॉसिबल है, बट डॉग एंड काउ है उसकी कुछ भी मैच नहीं करेंगे, ठीक है। तो अब कंक्लूड क्या कर सकते हैं, नो काउ इज़ अ कैट, नो काउ इज़ अ कैट। तो इस वाले केस में तो सही है कि अगर काउ इधर है तो नो काउ इज़ अ कैट, बट इस वाले केस में तो ये गलत हो जा रहा है। तो एक भी कंडीशन में गलत हुआ तो ये गलत हो जाएगा। नो डॉग इज़ अ रैट, नो डॉग इज़ अ रैट, नो डॉग इज़ अ रैट। ये भी हम नहीं बोल सकते, क्योंकि रैट वाला सर्कल को अगर मैं इधर से ड्रॉ करूँ, मतलब क्या कि कैट इधर है, इधर डॉग है, एंड रैट वाला इधर है, रैट। तो इस केस में देखो क्या हो रहा है कि नो डॉग इज़ अ रैट, यहाँ पर तो डॉग कुछ डॉग है वो रैट है, तो ये वाले कंडीशन में तो गलत हो जा रहा है। इस वाले कंडीशन में भले सही है कि नो डॉग इज़ अ रैट, की डॉग का सर्कल अलग है, रैट का सर्कल अलग है, बट इस वाले कंडीशन को फुलफिल नहीं कर रहा है तो ये गलत हो जाएगा। देन सम कैट्स आर रैट्स, सम कैट्स आर रैट्स, हाँ ये तो होना ही होगा, सम कैट्स एंड रैट्स। इधर भी सम कैट्स आर रैट्स, तो ये करेक्ट हो जाएगा। तो ओनली कंक्लूजन 3 ही वही बस फॉलो कर रहा है, वही हम ड्रॉ कर सकते हैं। देन द नंबर ऑफ पैरेललोग्राम दैट कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम अ सेट ऑफ 4 पैरेलल लाइंस इंटरसेक्टिंग अनदर सेट ऑफ 4 पैरेलल लाइंस। बोल रहे कि नंबर ऑफ पैरेललोग्राम कितने सारे मैं पैरेललोग्राम बना सकती हूँ, पैरेललोग्राम पता हो ना, ऐसे रहता है, ठीक है। दैट कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम सेट ऑफ 4 पैरेलल लाइंस है, बोल रहा है 1 2 3 4, और इंटरसेक्टिंग अनदर 4 पैरेलल लाइंस, 1 2 3 4 ऐसा कुछ है। तो कितने पैरेललोग्राम बनेंगे, तो एक पैरेललोग्राम बनाने के लिए मेरे को 2 हॉरिजॉन्टल लाइन चाहिए थे, एक ये और 2 वर्टिकल लाइन चाहिए थी, है ना। तो फिर अगर मेरे पास 4 हॉरिजॉन्टल लाइन है, 4 वर्टिकल लाइन है, तो मैं कितने पैरेललोग्राम बना सकती हूँ, यही कैलकुलेट कर लेना है। तो करते हैं कैलकुलेट। तो अगर मुझे कोई पैरेललोग्राम बनाना है तो फिर क्या कर सकते हैं हम, 4 में से 2, 4 हॉरिजॉन्टल लाइन में से, अरे सभी हट गया क्या, नहीं, हाँ 4 हॉरिजॉन्टल लाइन में से 2 हॉरिजॉन्टल लाइन को मैं चूज़ कर लेती हूँ, है ना। एंड अब मैंने बोला एंड, क्योंकि मुझे वर्टिकल लाइन भी चूज़ करनी है तो मल्टीप्लाई करना होगा। देन 4 वर्टिकल लाइन में से 2 चूज़ कर लेती हूँ, है ना। I am really sorry about the background noise because of some construction work is going on nearby, so please bear with me, okay. So calculate करते हैं आप, 4 factorial 2 factorial 2 factorial multiplied by 4 factorial 2 factorial and 2 factorial 4 3 and ये 2 factorial। तो सेम इधर भी वही आ जाएगा, जो इधर आएगा उसी को बस लास्ट में मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। ये कैंसिल आउट हो गया, 4 3 दूनी 6, तो 6 6 36। तो दिस विल बी द करेक्ट आंसर, राइट। देन इन अ स्कूल एवरी स्टूडेंट इज असाइंड अ यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर
A student is a football player if and only if identification number is divisible by 4. तो अगर जो नंबर है वो डिविजिबल होता है 4 से तो वो क्या होगा, फुटबॉल खेलता है. Whereas a student is a cricketer if and only if identification number is divisible by 6. ठीक है. If every number from 1 to 100 is assigned to a student, then how many of them play cricket as well as football? तो क्रिकेट एंड फुटबॉल दोनों खेलता है ये बोल रहा है. बेसिकली क्वेश्चन क्या है, हमको बोल रहा है बेसिकली कि ऐसे कौन से नंबर है जो डिविजिबल है 4 से भी एंड 6 से भी, बिटवीन 1 to 100. ठीक है, यही बोल रहा है क्वेश्चन का एसेंस यही है. ठीक है, तो अब हमको डिविजिबिलिटी 4 6 दोनों से वाला चाहिए. इसके लिए सबसे पहले तो हमको एलसीएम निकाल लेना होगा. एलसीएम ऑफ 4 and 6, व्हाट विल बी द एलसीएम? 3 2 and 2 and 2 3 6 12, तो 12 विल बी द एलसीएम. ठीक है, अब बस कुछ नहीं करना है, 12 का मल्टीपल्स देखना है 1 to 100 के बीच में, क्योंकि वो वही सारे नंबर होंगे जो भी 12 के मल्टीपल्स होंगे वो 4 से भी डिविजिबल होंगे एंड 6 से भी डिविजिबल होंगे, क्योंकि 12 है वो एलसीएम है 4 and 6 का. तो बस हमको लास्ट रेंज हमको देखना है 100 के बीच में ही हो. तो 12 खुद भी हो जाएगा, 12 12 24 32 36 12 4 48 12 5 6 60 12 6 72 12 7 84 12 8 96, 12 नहीं है 108 तो ज़्यादा हो जाएगा, 100 क्रॉस कर जाएगा. तो बस इतने ही नंबर होंगे. कौन कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 विल बी द करेक्ट आंसर. राइट. फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं. व्हेन अ रनर वॉज क्रॉसिंग द 12 किलोमीटर मार्क, सी वॉज इन्फॉर्म्ड दैट सी हैड कम्प्लीटेड ओनली 80% ऑफ द रेस. तो 12 किलोमीटर जब उसने कंप्लीट किया तो उसको बोला गया कि आपने तो सिर्फ 80% रेस ही कंप्लीट किया है. तो हाउ मैनी किलोमीटर्स वॉज ए रनर सपोज टू रन इन दिस इवेंट? तो कितना किलोमीटर उसको दौड़ना था? तो 100% निकालना है. पहले हम लोग 1% निकाल लेते हैं. अब इसी को 100% करेंगे तो फिर 100 से मल्टीप्लाई हो जाएगा. बस 4 दूनी 8 4 तिया 12 2 5 6 10 5 तिया 15 किलोमीटर. तो 15 किलोमीटर उसको दौड़ना था, उसने 12 किलोमीटर कंप्लीट किया, दैट वाज 80%. अगर 100% दौड़ना होगा तो 15 किलोमीटर. फिर नेक्स्ट क्वेश्चन. राजू हैज़ 900 रुपीज़ विथ हिम, ही वॉन्ट्स टू बाय अ मोबाइल हैंडसेट. ठीक है, उसके पास कितना है? 9000 रुपीज़ है और उसको मोबाइल हैंडसेट खरीदना है. लेकिन उसने पाया कि उसके पास तो अभी सिर्फ 75% है. मतलब अभी कितना है? 9000, तो ये 75% है ऑफ द अमाउंट रिक्वायर्ड टू बाय द हैंडसेट. देयरफॉर उसने बोरो कर लिया 2000 रुपीज़ फ्रॉम अ फ्रेंड. ओके, तो पहले 100% निकाल लेते हैं. 1% यूनाइटरी मेथड लगाओ. अब 100% निकालना हुआ तो 100 से मल्टीप्लाई. 5 एकम 5 6 7 5 5 25 5 दूनी 10 5 9 16 5 तिया 15 5 चौंग 20 3 तिया 9. तो 12,000 का वो फ़ोन है जो भी हैंडसेट है. उसके पास 9,000 था, तो 9,000 के बाद उसने 2,000 और बोरो कर लिया था. तो अभी उसके पास कितना? 9 10 11,000. बट मोबाइल हैंडसेट का प्राइस कितना है? 12,000 है ना. तो अभी भी उसके पास 1,000 तो कम है ना. तो ये कहाँ से आएगा? अभी ऑप्शन देखते हैं. राजू स्टिल डज नॉट हैव इनफ मनी टू बाय द हैंडसेट. यस, ये सही बात बोल रहे हैं. राजू हैज़ एग्जैक्टली द सेम अमाउंट रिक्वायर्ड टू बाय द हैंडसेट. नहीं, उसके पास 1,000 कम है. राजू हैज़ इनफ अमाउंट टू बाय द हैंडसेट एंड ही विल हैव 500 विथ हिम आफ्टर बाइंग द हैंडसेट. नहीं, राजू हैज़ इनफ अमाउंट टू बाय द हैंडसेट एंड ही विल हैव 1000 विथ हिम आफ्टर बाइंग द हैंडसेट. नहीं भाई, उसके पास 1,000 कम है, ज़्यादा थोड़ी है. तो दिस इज द करेक्ट आंसर. ठीक है. फिर नेक्स्ट क्वेश्चन. In 2002, Minu's age. Now, next question is, in 2002, Minu's age was 1/3 of the age of Meera. तो साथ में सॉल्व करते जाते हैं. इन 2002 की बात चल रही है. मीनू का जो एज है, मीनू को MN से डिनोट कर लेते हैं. चलो, मीनू's एज वॉज दी 1/3 ऑफ द एज ऑफ मीरा. वेयर एज इन 2010 तो कितना 8 ईयर्स के बाद. ओके, 2010 में मीनू's एज वॉज हाफ द एज ऑफ मीरा. व्हाट इज़ द मीनू's ईयर ऑफ बर्थ? तो मीनू का ईयर ऑफ बर्थ निकालना है. ठीक है, मीनू का ईयर ऑफ बर्थ. ओके, तो सबसे पहले इधर देख लेते हैं. तो यहाँ पर MN की जगह देखो +8 ईयर बोल रहा है, तो यहाँ पर MN +8 लिखना होगा अपने को.
ठीक है, ये वाला प्रेजेंट एज है एंड ये 2010 में, तो MN का भी तो एज 8 ईयर ऐड हो जाएगा ना, एंड MR प्लस 8। ठीक है, तो अब कैलकुलेट करते हैं। चलो 2MN प्लस 16 MR प्लस 8 और इधर से 3MN इक्वल्स टू MR। फिर MR की जगह पे MN की वैल्यू रख देंगे MN के टर्म्स में, तो 3MN प्लस 8। फिर ये 2MN इधर जाएगा तो 3MN से माइनस हो जाएगा एंड 16 में से 8 इधर, तो MN इज इक्वल्स टू 8। तो MN तो हमको पता चल गया व्हाट इज़ दी मीनूस ईयर ऑफ बर्थ। तो वो प्रेजेंट में MN का एज कितना है, 8 ईयर्स है, राइट। तो उसका बर्थ कब हुआ होगा, मतलब 8 साल पहले। कब से, 2002 से। 2002 में उसका प्रेजेंट एज 8 ईयर है, तो उसमें से 8 ईयर माइनस कर देते हैं, तो कितना हो जाएगा, 10 12 भी 12, ये पहले 1, ये 9, ये 9 9 9 9 10 11 12, 1994 आंसर आ गया। ये उसका क्या था, मीनू का बर्थ ईयर। ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन, राकेश एंड राजेश टुगेदर बॉट 10 balls and 10 रैकेट्स। तो राकेश एंड राजेश दोनों ने मिलके 10 बॉल खरीदे एंड 10 रैकेट खरीदे। राकेश ने कितना स्पेंड किया है, 1300, प्लस राजेश ने स्पेंड किया है 1500। इफ़ द रैकेट कॉस्ट 3 टाइम्स, अगर रैकेट का कॉस्ट है वो 3 टाइम्स है बॉल के प्राइस का, तो कितना प्राइस था रैकेट का बोल रहा है। ओके, तो बॉल का प्राइस तो हमको नहीं पता है, रैकेट का प्राइस इन टर्म्स ऑफ बॉल्स हमको पता है। 10 बॉल प्लस 30 बॉल 40 बी 2800। तो बॉल का प्राइस निकल जाएगा यहाँ पर से 4 7 28। तो एक बॉल का प्राइस है 70 रुपीज़। तो हमको बॉल का प्राइस तो निकालना है नहीं, हमको रैकेट का प्राइस निकालना है। तो 3 मल्टीप्लाइड बाई 70, 7 14 7 21, तो 210 रैकेट का प्राइस है। ठीक है, अब देखो जैसे तुम 70 निकालोगे मार्क नहीं कर देना। क्वेश्चन क्या पूछा था हमको, प्राइस ऑफ दी रैकेट का प्राइस पूछा है ना, तो रैकेट का प्राइस R इज इक्वल टू 3 भी रखेंगे, तब जाके 7 14 7 21 210 रुपये निकल के आ जाएगा। Then moving to next question, in a conference out of total 100 participants 70 are Indians। ऐसा वाला क्वेश्चन हमने 2020 में भी किया था, है ना। तो 100 पार्टिसिपेंट्स हैं, इनमें से 70 इंडियंस हैं एंड इफ़ दी 60 ऑफ दी टोटल पार्टिसिपेंट्स आर वेजिटेरियन, 60 है वो वेजिटेरियन है, देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट। 60 वेजिटेरियन है, इसका मतलब क्या, 40 है वो नॉन वेजिटेरियन है, एंड 70 इंडियंस है, इसका मतलब क्या कि 7 8 9 10, 30 है वो फॉरेनर है ना। अब इनमें से किसी एक का वो बना लेते हैं, मान लेते हैं कि ऐसे ये इंडियन है ये फॉरेनर, तो इधर 70 और ये 30। ठीक है, तो एटलीस्ट 30 इंडियन पार्टिसिपेंट्स आर वेजिटेरियन बोल रहा है, तो वेजिटेरियन वाले को फिट करते हैं। चलो, तो वेजिटेरियन वाले को अगर मैं फिट करूँ तो इधर क्या हो सकता है, वेजिटेरियन 60 है तो 30 मैक्स टू मैक्स, क्योंकि फॉरेनर है वो कितने हैं 30 है और इंडियंस है वो 70 है, तो मैक्स टू मैक्स फॉरेनर है वो सिर्फ 30 ही वेजिटेरियन हो सकते हैं, बाकी 30 इंडियन होने पड़ेंगे जो वेजिटेरियन होंगे, है ना। और उसके बाद फिर अगर मैं फॉरेनर को कम करूँ, चलो ये इन लोग 20 वेजिटेरियन है तो इधर 40 हो जाएगा, इधर 10 करूँ तो इधर 50 हो जाएगा, तो मिनिमम 30 लोग तो इंडियन वेजिटेरियन होंगे। तो बोल रहा है एटलीस्ट 30 इंडियन पार्टिसिपेंट्स आर वेजिटेरियन। यस, कम से कम 30 है, 40 भी हो सकते हैं, 50 भी, और या फिर 60 के 60 पूरे वेजिटेरियन इंडियन ही हो, ये भी हो सकता है। ठीक है, फिर बोल रहा है एटलीस्ट 10 इंडियन पार्टिसिपेंट्स आर नॉन वेजिटेरियन, कम से कम 10 जो इंडियन पार्टिसिपेंट्स हैं वो नॉन वेजिटेरियन है। हाँ देखो, अगर मैं 60 के 60 वेजिटेरियन वाला बॉक्स को इधर लेके आ जाऊँ, बट 10 जो इंडियन है वो तो अभी बच गए ना, तो उनको क्या होना पड़ेगा, नॉन वेजिटेरियन होना पड़ेगा, क्योंकि वेजिटेरियन का कोटा सिर्फ 60 का ही है ना, उससे ज़्यादा वेजिटेरियन नहीं हो सकते। तो मैक्स टू मैक्स 60 ही हो सकते हैं इंडियन जो वेजिटेरियन हो गए, बाकी 10 को नॉन वेजिटेरियन होना पड़ेगा। तो सही बोल रहा है कि कम से कम 10 जो है इंडियन पार्टिसिपेंट्स आर
नॉन वेजिटेरियन, तो दोनों के दोनों ही करेक्ट हैं। फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ये तो पैसेज है। दिस वन, a 5-story building with floor from 1 to 4, from 1 to 4 नहीं 5 है, is painted using 4 different color। ठीक है, 5 फ्लोर है बोल रहा है, 1 2 3 4 5, और 4 डिफरेंट कलर से पेंट किया गया है। ठीक है, 4 डिफरेंट कलर से पेंट किया गया है। ओनली 1 कलर इज यूज्ड टू पेंट अ फ्लोर, सिर्फ एक ही कलर यूज़ किया जा रहा है पेंट करने के लिए फ्लोर को। तो 1 2 3 4 5 फ्लोर है, और सिर्फ एक कलर से एक फ्लोर ही आप पेंट कर सकते हो। फिर बोला कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। अब फिर यहाँ पर एक और इंस्ट्रक्शन ये है, टू इंश्योर दैट एनी 2 कॉन्जिक्यूटिव फ्लोर्स हैव डिफरेंट कलर्स। जो 2 कॉन्जिक्यूटिव फ्लोर होंगे, जैसे 1 और 2 है, वो दोनों सेम नहीं होने चाहिए, सेम कलर नहीं होने चाहिए, मतलब डिफरेंट डिफरेंट कलर होने चाहिए। भले अगर 1 है वो रेड है, 3 रेड है, ये चल जाएगा, लेकिन 1 को रेड कलर में पेंट किया, 2 को भी रेड, ये नहीं कर सकते। तो 2 कॉन्जिक्यूटिव सेम कलर नहीं होने चाहिए। ठीक है, अब फिर कंडीशन पढ़ना चालू करते हैं। पहला बोल रहा है कि द मिडिल 3 फ्लोर्स आर पेंटेड इन डिफरेंट कलर। मिडिल के जो 3 फ्लोर है, ये इन तीनों को डिफरेंट कलर से पेंट किया गया है। तो 3 कलर आपने यूज़ कर लिया, एक कलर बचा है, एंड 2 फ्लोर को कलर करना है। ठीक है, 2 फ्लोर्स। तो यहाँ पर हम लोग इसके बेसिस पे तो मैं डिसाइड नहीं कर सकती कि अगर कोई भी एक कलर चूज़ कर ली वो इससे सेम तो नहीं हो गया, तो ये डिसाइड करना एक कलर से 2 फ्लोर ये मुश्किल है ना। दूसरा ये बोल रहा है कि 2nd एंड 4th फ्लोर आर पेंटेड इन डिफरेंट कलर्स। तो इस वाले कंडीशन में बोल रहा है कि जो आपका जो 2nd वाला है एंड 4th है, उसमें हम डिफरेंट कलर कर रहे हैं। ठीक है, तो 2 कलर आपने यूज़ कर लिया। अब आपके पास कितना कलर बाकी है? 2 कलर बाकी है, एंड 3 फ्लोर, 1 2 3 फ्लोर को कलर करना बाकी है। तो अगेन वही कंडीशन हो रहा है कि आपके पास 2 कलर है, 3 फ्लोर है, तो कॉन्जिक्यूटिव फ्लोर में सेम कलर होने का चांसेस है। देन 1st एंड 5th फ्लोर आर पेंटेड रेड। 1st एंड 5th इन दोनों को रेड में पेंट कर दिया गया है बोला। तो कितना कलर यूज़ हो गया? 1 यूज़ हुआ है। कितना कलर बाकी है? 3 कलर। एंड कितना फ्लोर बाकी है? 3 कलर। तो ये डेफिनेटली हम ये बोल सकते हैं कि इन तीनों के तीनों अलग अलग कलर हम यूज़ कर लेंगे, और कोई भी 2 कॉन्जिक्यूटिव कलर नहीं होंगे। तो 3rd वाला अलोन सफिशियंट हो जाएगा आंसर करने के लिए, है ना। तो ओनली 2nd इज सफिशियंट बोल रहा है, नहीं, 2nd के बेसिस पे हम नहीं बता सकते, क्योंकि 2 कलर एंड 3 फ्लोर, तो कॉन्जिक्यूटिव कलर हो जाएगा तो दिक्कत हो जाएगी, तो ये तो नहीं है। ओनली स्टेटमेंट 3rd इज सफिशियंट, यस, कि 3 कलर है, 3 फ्लोर है। ठीक है, तो तीनों डिफरेंट कलर यूज़ कर पाएंगे हम तीनों फ्लोर में, तो ओनली 3rd स्टेटमेंट इज सफिशियंट। फिर यहाँ पे बोल रहा है कि स्टेटमेंट 1 इज़ नॉट सफिशियंट बट स्टेटमेंट 1 अलॉन्ग विथ स्टेटमेंट 2 सफिशियंट। नहीं, ये भी सही नहीं है, क्योंकि दोनों ही कंडीशन में यहाँ पे एक कलर 2 फ्लोर हो रहा है, यहाँ पे 2 कलर 3 फ्लोर हो रहा है, तो ये तो नहीं है सही। फिर 3rd स्टेटमेंट इज़ नॉट सफिशियंट बट स्टेटमेंट 3rd अलॉन्ग विथ स्टेटमेंट 2 इज सफिशियंट, तो अगेन ये भी नहीं है सही। तो अब समझ आ गया ना ऐसे वाले क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, कि अगर कॉन्जिक्यूटिवली फ्लोर्स में सेम कलर नहीं होना है, उसके लिए हमको एग्जैक्ट क्वेश्चन में ही विथ सर्टेनिटी के साथ ये बताना होगा ना कि तीनों कलर आप यूज़ करो तीनों फ्लोर में, वो एकदम डिफरेंट होने चाहिए। कॉन्जिक्यूटिव कलर्स सेम, कॉन्जिक्यूटिव फ्लोर्स में सेम कलर नहीं होने चाहिए। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, PQR आर 3 टाउन्स। PQR है वो 3 टाउन है। द डिस्टेंस बिटवीन PQ इज 60 किलोमीटर, वेयर एज द डिस्टेंस बिटवीन PR वो 80 किलोमीटर है। तो PR इधर ही ड्रॉ कर लेते हैं, ये 80 है। देन Q इज़ इन द वेस्ट ऑफ P, अच्छा Q है इन द वेस्ट ऑफ P, Q है वो पहले डायरेक्शन भी, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। अब यहाँ पे बोल रहा है कि Q है इज़ इन दी वेस्ट ऑफ P, तो P जहाँ पर भी है उसके वेस्ट में है Q। अच्छा, तो ऐसे ड्रॉ कर रहे हैं 60 किलोमीटर। एंड उसके बाद फिर R इज़ इन दी साउथ ऑफ P, R है वो साउथ में है P के। ये व्हाट इज़ द डिस्टेंस बिटवीन Q एंड R, Q एंड R के बीच का, अरे S नहीं, S नहीं है यहाँ पे। Q इज़ इन दी वेस्ट ऑफ P एंड देन R
R इज इन द साउथ ऑफ P, ठीक है। व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन Q एंड R के बीच का डिस्टेंस बताना है। P एंड R का बीच का डिस्टेंस 80 है, Q एंड R का, ये तो वो पाइथागोरस थ्योरम से सॉल्व हो जाएगा। तो 80 का स्क्वायर प्लस 60 का स्क्वायर 64 और ये 36, तो 100 हो जाएगा और बाहर निकलेगा मतलब कि ये 6400, ये 3600 ऐड करेंगे तो 6 7 8 9 10 10,000 एंड 10,000 से को जब अंडर रूट से बाहर निकालेंगे तो 100 बाहर निकलेगा, ठीक है। तो ये दिस विल बी द आंसर। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑल द मेंबर्स ऑफ अ क्लब वेंट टू मुंबई एंड स्टेड इन अ होटल। सारे मेंबर है क्लब के, वो गए मुंबई और एक होटल में ठहरे, ठीक है। फिर ऑन दी फर्स्ट डे 80% वेंट फॉर शॉपिंग एंड 50% वेंट फॉर साइट सीइंग, वेयरएज 10% टुक द रेस्ट इन दी होटल। मान लेते हैं कि 100% लोग गए थे, उनमें से क्या क्या बोला, 80% शॉपिंग के लिए गए, 50% वेंट फॉर साइट सीइंग, 10% रेस्ट लिए। तो 10% तो कहीं नहीं गए, तो 90% लोग गए बाहर, उनमें से भी कितने 80% लोग शॉपिंग के लिए चले गए एंड 50% लोग कहाँ गए, साइट सीइंग, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग कंक्लूजन कैन बी ड्रॉन फ्रॉम द अबव डेटा। तो 90% के, अब देखो इनमें हमको ये देखने को तो मिल रहा है कि इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये तो ज़्यादा आ रहा है, मतलब कि क्या बोलते हैं, इन दोनों में कॉमन चीज़ तो होगी, मतलब कि कुछ लोग साइट सीइंग एंड शॉपिंग दोनों के लिए गए होंगे, है ना। तो पहले इन दोनों को ऐड कर लेते हैं, 80 + 50 और उसको माइनस कर देते हैं 90 से, तो जो कॉमन है वो डेटा हमको पता चल जाएगा, जो साइट सीइंग एंड शॉपिंग दोनों के लिए गए थे। तो 8 9 10 11 12 13 10 11 12 13 40, तो 40% लोग ऐसे थे जो कि शॉपिंग एंड साइट सीइंग दोनों के लिए गए थे। पहले स्टेटमेंट भी यही है कि 40% मेंबर्स वेंट फॉर द शॉपिंग एज वेल एज साइट सीइंग, यस। फिर 20% मेंबर वेंट फॉर दी ओनली शॉपिंग, तो नहीं, अगर ये कॉमन वाला एरिया 40% है और मान लेते हैं ये शॉपिंग वाला एरिया एंड जैसे साइट सीइंग वाला एरिया, तो शॉपिंग के लिए कितने थे, 80 थे, तो 80 में से 40 माइनस करो तो 40% इधर आ जाएगा जो शॉपिंग के लिए गए थे, एंड साइट सीइंग के लिए 50% गए थे, तो 50 में से माइनस कर दूँ मैं 40, तो 10%, तो 10% ऐसे थे मेंबर्स जो कि 80%, तो 10% जो थे वो साइट सीइंग के लिए गए थे एंड 40% जो थे वो सिर्फ और सिर्फ शॉपिंग के लिए गए थे। अब यहाँ पे सिर्फ 20% बोल रहा है, नहीं 20% तो नहीं थे, बल्कि वो तो 40% थे, तो सेकेंड इज रॉन्ग। 40% मेंबर वेंट फॉर ओनली शॉपिंग, है ना, ये देखो, तो 1 ओनली करेक्ट होगा, सेकेंड तो रॉन्ग है। देन नेक्स्ट, in a school 60% students play cricket. A student who does not play cricket plays football. Every football player has got two wheelers. Which of the following conclusion cannot be drawn from the above data? इस डेटा से हम क्या ड्रॉ नहीं कर सकते, तो जब भी ऐसे बोले ना तो ऊपर का डेटा जैसा लिखा हुआ है एग्जैक्ट वैसा ही बोले तभी जाके वो सही होगा, अदरवाइज नहीं होगा, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, मतलब अपने से जो भी प्रिजम्पशन है वो उसको नहीं लाना होगा, ठीक है। जो आपको लगता है वो नहीं होगा, जो इसमें डेटा दिया है सिर्फ वही सही होगा, ठीक है। अब वापस से ये जो डेटा उन्होंने दिया उसको हम लोग लिख लेते हैं। इन ए स्कूल 60% स्टूडेंट है उन लोग क्रिकेट खेलते हैं, ठीक है। एंड मान लेते हैं कि ऐसे स्कूल है और ये 60% है वो क्या खेल रहे हैं, क्रिकेट खेल रहे हैं। अ स्टूडेंट हु डज नॉट प्ले क्रिकेट प्लेस फुटबॉल। जो स्टूडेंट क्रिकेट नहीं खेलते, कितने लोग नहीं खेल रहे हैं, 40%, उन लोग क्या खेलते हैं, फुटबॉल खेलते हैं, ठीक है। और हर एक फुटबॉल प्लेयर, एवरी फुटबॉल प्लेयर हैज़ गॉट 2 व्हीलर, तो जितने भी फुटबॉल प्लेयर हैं उनको 2 व्हीलर मिला हुआ है। विच ऑफ द फॉलोइंग कंक्लूजन कैन नॉट बी ड्रॉन फ्रॉम द अबव। पहला कंक्लूजन ये बोल रहा है कि 60% ऑफ द स्टूडेंट्स डू नॉट हैव 2 व्हीलर्स। 60% जो स्टूडेंट हैं उनके पास 2 व्हीलर नहीं है बोल रहा है, बट हमको तो ऐसा कुछ बताया ही नहीं क्वेश्चन में। हमको क्वेश्चन में बस ये बताया कि 40% जो स्टूडेंट्स हैं उनके पास 2 व्हीलर है, इसके पास है या नहीं इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो हम ये कंक्लूड नहीं कर सकते। देन सेकंड क्या बोल रहा है कि नो क्रिकेटर हैज़ 2 व्हीलर, किसी भी क्रिकेटर के पास 2 व्हीलर नहीं है ये बोल रहा है,
बट हमको क्वेश्चन में ये बताया है कि फुटबॉल जो खेलते हैं उनके पास टू व्हीलर है, क्रिकेटर के पास टू व्हीलर है या नहीं है इसके बारे में हमको कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई, तो ये भी हम कंक्लूड नहीं कर सकते। थर्ड ये बोल रहा है कि क्रिकेट प्लेयर्स डू नॉट प्ले फुटबॉल, क्रिकेट प्लेयर है वो फुटबॉल नहीं खेलते बोल रहा है, बट ऐसा भी हमको कहीं पर क्वेश्चन के डेटा में नहीं बोला। हमको ये ज़रूर बोला कि जो क्रिकेट नहीं खेलते हैं वो फुटबॉल खेल रहे हैं, बट ये नहीं बोला कि जो क्रिकेट खेल रहे हैं वो लोग फुटबॉल खेलेंगे नहीं खेलेंगे। ऐसा भी हो सकता है कि जो क्रिकेट खेल रहे हैं वो लोग फुटबॉल भी खेल रहे हैं, तो ऐसा तो कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई, तो ये भी नहीं। तो क्या कंक्लूड नहीं कर सकते, तीनों कंक्लूड नहीं कर सकते, ठीक है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, द रेशियो ऑफ अ 2 डिजिट नेचुरल नंबर। ऐसा ही ना सिमिलर पैटर्न पे एग्जैक्ट ऐसा ही क्वेश्चन, मतलब लॉजिक सेम ही है, वो पूछा गया था 2025 में, जहाँ पे थीफ वाला क्वेश्चन था कि ए ने बोला कि उसने चोरी नहीं किया लेकिन वो सी ने चोरी किया ऐसा करके। तो उसको हम डिटरमाइन नहीं कर सकते क्योंकि तीनों अलग अलग स्टेटमेंट दे रहे थे और सब एक दूसरे को ब्लेम कर रहे थे, तो उसमें कैन नॉट बी डिटरमाइन ना, ऐसे कैसे डिटरमाइन कर पाओगे आप। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, द रेशियो ऑफ a 2-digit number to a number formed by reversing its digit is 4:7. The number of such pair is, the ratio of 2-digit natural number, 2 डिजिट का नेचुरल नंबर है, मान लेते हैं XY है, टू अ नंबर फॉर्म्ड बाय रिवर्सिंग इट्स डिजिट, इसका डिजिट को रिवर्स कर दूँ मैं तो उसका 4:7 है, ये बता रहा है। तो नंबर ऑफ सच पेयर, तो ऐसे कितने पेयर होंगे जिसमें ऐसा आएगा। अगेन ऐसा वाला पैटर्न भी हमने कितनी बार किया है। कैसे करते हैं इसको, 10x + y, देन 10y + x, फिर 4/7, कुछ ज़्यादा ही बड़ा बड़ा लिख दिया मैंने, जगह नहीं बचेगा, फिर भी चलो 70x + 7y = 40y + 4x, फिर 70x से ये 4x माइनस कर दूँ तो ये इधर चला जाएगा, ये इधर, तो इसको इधर माइनस कर लेते हैं, 66x = 33y, x divided by y, 33 divided by 66, तो x/y = 1/2। अब हमको पता है कि ये जो x एंड y है वो क्या है, डिजिट्स है ना, तभी तो 2 डिजिट को मिला के 2 डिजिट का नंबर बना पाएंगे हम। तो x की वैल्यू 0 से 9 तक रख सकते हैं, बट 0 नहीं रख सकती। क्यों नहीं रख सकती, जैसे 0 रख के कोई नंबर बनाऊंगी उसको जब उल्टा करूंगी तो ये तो 2 डिजिट का नंबर थोड़ी है, ये ज़रूर है 2 डिजिट का नंबर, ये थोड़ी है, तो 0 से नहीं स्टार्ट हो सकता। 1 to 9, y भी 1 to 9। अब चेक करते हैं कि कब 1 डिवाइडेड बाई 2 आएगा x/y की वैल्यू रखने पे, ठीक है। तो क्या क्या रख सकती हूँ मैं, एक तो 1/2 खुद ही हो गया है ना, उसके बाद फिर क्या पॉसिबल है, 2/4 रखो तो हाँ आ जाएगा। तो x की वैल्यू 1 के लिए सेटिस्फाई करी है, और मतलब कि पेयर ही देख लेते हैं x एंड y का, ठीक है। 1/2, देन 2/4, 3/6, 4/8, 5/10 रखो तो नहीं, क्योंकि 10 2 डिजिट नंबर तो खुद ही हो गया। फिर अगर y पे अगर 10 रखूँगी और x पे 5 रखूँगी तो ये तो 3 डिजिट का नंबर हो जाएगा, तो ये तो नहीं। तो 1 2 3 4 5, अरे इसको क्यों काउंट कर रही हूँ, 1 2 3 4, तो ऐसे 4 पेयर बना सकते हैं, है ना। तो अब अगर रियल नंबर उनको हम लोग को कैलकुलेट करना, मतलब रियल नंबर बनाना होता तो कैसे कैसे बनता, x पे अगर x पे 1 रखो, y पे 2 रखो, तो ऐसे 1 2 2 1 एक पेयर बनता, 2 4 एंड 4 2 एक पेयर बनता, 3 6 एंड 6 3 एंड 4 8 एंड 8 4, ठीक है, समझ आ गया। अब थोड़ा क्लीन कर लेते हैं, काफ़ी गंदा कर दिया मैंने। देन नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इन एग्जामिनेशन हॉल A has scored 20 marks more than B, ये वाला क्वेश्चन भी रिपीट है, ऐसे ही तो एक क्वेश्चन और था। B has scored 5% लेस मार्क्स देन A, तो 5% लेस मार्क्स स्कोर किया मतलब कि क्या, 95% स्कोर किया ऑफ A, तो हाउ मच B हैज़ स्कोर, तो B इसका स्कोर निकालना है। अगेन A का वैल्यू पुट कर दो,
100B 380 will be the answer. फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, सीता एंड गीता गो फॉर स्विम आफ्टर अ गैप ऑफ एवरी 2 days। सीता एंड गीता है वो स्विमिंग करने जा रहे हैं कितने गैप में? सीता है वो 2 days के गैप में एंड गीता है वो 3 days के गैप में। इफ़ 1 जनवरी को अगर दोनों के दोनों मिल रहे हैं स्विमिंग टुगेदर, व्हेन विल दे गो टुगेदर नेक्स्ट? 1 जनवरी को वो मिले हैं, ठीक है। अब अगली बार कब मिलेंगे बोल रहा। तो सिंपल, इसमें कोई फॉर्मूला नहीं लगाना। देखो ऑप्शंस में भी पास पास का ही ऑप्शन है, तो हम कैलकुलेट ही कर लेंगे। तो 1 जनवरी को मिले, ठीक है। अब सीता गीता, सीता है वो 2 दिन के गैप में जाएगी, तो 2 तारीख को नहीं जाएगी, 3 को नहीं जाएगी, 4 को जाएगी, ठीक है। फिर 5 को 6 को नहीं जाएगी, 7 को जाएगी, 8 को 9 को नहीं जाएगी, 10 को जाएगी। और ये जनवरी की बात चल रही है ना, तो 13 जनवरी तक का जाऊँगी मैं, ठीक है। 9, 10, 11 को नहीं जाएगी, 12 को जाएगी, फिर 13, 14 को नहीं जाएगी, 15 को जाएगी। तो 12 जनवरी 13 जनवरी को तो सीता जा ही नहीं रही है, तो मिलेगी कैसे? ये हट गया। फिर 10 जनवरी को, मतलब 7 जनवरी को तो चलो जा रही है, ठीक है। 8 को तो जा ही नहीं रही है, तो मिलेगी कैसे? तो ये भी हट गया। तो अभी 2 ऑप्शन बस बचा हुआ है, क्योंकि 7 को जा रही है, 12 को भी जा रही है। अब गीता का देख लेते हैं। गीता 3 दिन के गैप में जा रही है, तो वो 2 को नहीं जाएगी, 3 को नहीं जाएगी, 4 को नहीं जाएगी, 5 को जाएगी, 6, 7, 8 को नहीं जाएगी, 9 को जाएगी, फिर 10 को नहीं जाएगी, 11 को नहीं जाएगी, और 8, 9, 10, 11, 12, फिर 13 को जाएगी। कॉमन क्यों नहीं आ रहा? कुछ मैंने कुछ गड़बड़ किया है क्या? 1 को गई तो 2, 3, 4 को नहीं जाएगी, 5 को जाएगी, 6, 7, 8, 9, 13, 14, 15, 17। यहाँ पर तो मैंने 10 को 2 बार लिख दिया है। वाह। 10 को जा रही तो 11 को नहीं जाएगी, 12 को नहीं जाएगी ना, 13 को तो जाएगी, ठीक है। वापस से कैलकुलेट करते हैं, क्या ही गड़बड़ कर दिया मैंने। तो देख लेते हैं, सीता गीता ये 2 दिन के गैप में, ये 3 दिन के गैप में। 1 जनवरी को अगर वो मिल रहे हैं, तो अगली बार कब मिलेंगे? तो 1 को अगर सीता गई है, तो 2 को नहीं जाएगी, 3 को नहीं जाएगी, 4 को जाएगी, 5, 6 नहीं जाएगी, 7 को जाएगी, 8, 9 को नहीं जाएगी, 10 को जाएगी, 11, 12 को नहीं जाएगी, 13 जनवरी को जाएगी। और ये गीता है वो 2, 3, 4 को नहीं जाएगी, 5 को जाएगी, 6, 7, 8 को नहीं जाएगी, 9 को जाएगी, 10, 11, 12 को नहीं जाएगी, 13 को जाएगी। 13 जनवरी ही लास्ट है दोनों में, ऑप्शन में भी। 10 को तो ये नहीं जा रही, 7 वाला भी नहीं है, तो 13 जनवरी को दोनों वापस से मिलेंगे, ठीक है। फिर क्या है, XYZ आर 3 कॉन्टेस्टेंट्स इन अ रेस ऑफ 1000 मीटर, ठीक है। XYZ 3 कॉन्टेस्टेंट है, एक 1000 मीटर का कोई रेस हो रहा है। अज्यूम दैट ऑल रन विद द डिफरेंट यूनिफॉर्म स्पीड से दौड़ रहे हैं। X गिव्स Y अ स्टार्ट ऑफ 40 मीटर। तो जो X है उसने Y को दिया स्टार्ट ऑफ 40 मीटर। इसका मतलब क्या है कि Y यहाँ पर से 40 मीटर दूर से X से Y, मतलब कि X से 40 मीटर के डिस्टेंस से Y स्टार्ट करेगा एंड X गिव्स Z अ स्टार्ट ऑफ 64 मीटर। X ने जो Z है उसको कितना का 64 मीटर का स्टार्ट दिया है, तो ये यहाँ से स्टार्ट करेगा X, Y यहाँ से स्टार्ट करेगा, Z यहाँ से स्टार्ट करेगा, और ये रेस कितने का है? 1000 मीटर का है, ठीक है। हाउ मैनी मीटर्स स्टार्ट विल Y गिव टू Z? नहीं, इफ़ Y एंड Z वर टू कॉम्पीट इन अ रेस ऑफ 1000 मीटर, अगर Y एंड Z है, Y एंड Z इन दोनों बस अगर कॉम्पीट करे
कितने के लिए, 1000 मीटर के लिए। तो कितना मीटर का स्टार्ट देना होगा y को z को, ठीक है। तो y है वो z को कितना मीटर का स्टार्ट देना होगा अगर सिर्फ y एंड z कॉम्पीट करें 1000 मीटर के लिए। तो अभी जो डिस्टेंस है वो तो यहाँ पर हम लोग अगर y से स्टार्ट करें तो ये जो 1000 मीटर है उसमें से अगर मैं 40 माइनस करूँ तो कितना हो गया, 960 मीटर। तो 960 मीटर के रेस में y ने z को कितना का स्टार्ट दिया था। तो पहले ये 64 से 40 माइनस कर देती हूँ मैं, तो ये 24 इधर आ गया है ना। तो जब 1000 मीटर का रेस था तब y ने z को 64 मीटर का स्टार्ट दिया था। बट अगर मैं इसे y एंड z के बीच कंपटीशन करवाऊँ तो फिर उसने रियलिटी में कितना दिया था, 960 मीटर में 24 मीटर का स्टार्ट दिया था। तो 1 मीटर में 24/960, और अगर 1000 मीटर का रेस हो तो मल्टीप्लाई बाई 1000। अब बस कैलकुलेट कर लेते हैं। तो 5 10 0 4 8 16 2 2 2 2 4 2 2 4 2 4 8 12 2 24 25 25 मीटर का स्टार्ट देना होगा, ठीक है। बस ट्रिग्नोमेट्री मेथड से ही बस सॉल्व किया मैंने। फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इफ़ x इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 25, अगर x है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 25 एंड y इज़ लेस देन और इक्वल टू 40, देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ ऑलवेज करेक्ट, हमेशा करेक्ट होगा बोल रहा है। तो x है वो मिनिमम कितना होगा, इक्वल टू 25 और 25 से ज़्यादा, तो 25 26 27 ऐसे करते करते कितना भी जा सकता है। एंड y है वो कितना है, या तो 40 होगा 40 के इक्वल, या फिर 40 से कम मतलब 39 38 37 ऐसे करते करते 1 तक जाएगा, ठीक है। इसका तो आगे ही बढ़ते ही जाएगा, इसका एंड हो जाएगा 1 पे, 1 पे या बोलो तो 0 पे, ठीक है। मतलब ये इधर 1 0 माइनस पे भी जा सकता है, ऐसा कुछ बताया नहीं अपने को। तो बोल रहा है कि x इज़ ग्रेटर देन y, x इज़ ग्रेटर देन y, x ग्रेटर देन y है, नहीं तो ये तो पहले कंडीशन में अगर मैं 25 और 40 को कंपेयर करूँ तभी y बड़ा हो गया। तो x ग्रेटर देन y नहीं, सही नहीं है। y माइनस एक्स इज़ ग्रेटर देन 15, अगर मैं y माइनस एक्स करूँ तो वो 15 से ज़्यादा आएगा बोल रहा है, हमेशा 15 से ज़्यादा आएगा। तो एक बार भी 15 से कम लाने के लिए मैं क्या करूँगी, ये 40 माइनस 25 कर देती हूँ। 25 भी नहीं, देखो x का वैल्यू में 40 तो रख सकती हूँ ना, क्योंकि तो बढ़ते जा रहा है, तो 0 आ जाएगा। तो क्या हमेशा 15 से बड़ा है, नहीं। फिर बोल रहा है कि y माइनस एक्स इज़ लेस देन और इक्वल टू 15। तो देखते हैं कि 15 के इक्वल आएगा या तो 15 से कम आएगा बोल रहा है। तो मैक्सिमम वैल्यू में y का रख के देखती हूँ, 40 है, और इसका मिनिमम वैल्यू 25, तो कितना आएगा, ये 10 ये 3 ये 15, ठीक है। अब उसके बाद फिर मैं 40 में अगर 30 रखूँ तो ये तो 10 आ गया, 40 में अगर 40 रखूँ तो 0 आ जाएगा, ठीक है। और 40 के नीचे मतलब कि 24 तो मैं नहीं रख सकती ना, क्योंकि x का वैल्यू मिनिमम सिर्फ 25 ही हो सकता है। तो ये तो सही बोल रहा है कि इक्वल टू 15 होगा या तो उससे कम होगा, लेकिन 15 से बड़ा तो होगा ही नहीं। हाँ, पॉसिबल है कि 40 से कम, मतलब 40 माइनस इधर कितना भी रखो, अगर 39 करोगे तो वो तो और ऑब्वियस है कि 15 से कम आएगा। देखो ये 9 जैसे ये 4 और दिस इज़ 1, तो 14 आएगा। तो इसको मैं जितनी बार भी चेक करूँ हर बार वो 15 के या तो इक्वल होगा या तो 15 से कम होगा, तो ये तो सही आ रहा है। अब यहाँ पे बोल रहा है कि x प्लस वाई इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 65। x प्लस वाई है उसको मैं अगर ऐड करूँ तो मान लेते हैं 40 प्लस 25 को ऐड करूँ तो ये तो चलो 65 आ गया, लेकिन 40 एंड इसका भी एक वैल्यू 42 तो हो सकता है ना। तो 40 एंड 42 को ऐड करो तो 82 हो रहा है। तो इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 65, तो ग्रेटर देन तो हो गया एंड 65 के इक्वल भी हो गए, तो यहाँ पर तो चलो सेटिस्फाई कर दिया। अगर मैं इसका वैल्यू लेकिन y का वैल्यू 1 रख दूँ तो 1 रखो और इसका मिनिमम वैल्यू रखूँ, या फिर हाँ चलो 25 रखती हूँ, तो ये तो 26 आया। तो ये कहाँ इक्वल है 65 के, तो ये तो 65 से कम भी आ गया, तो ये भी गलत साबित हो गया। तो यही बस सही है। फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सो इसे सॉल्व करते हैं। एना वॉज बॉर्न 4 years आफ्टर हर पेरेंट्स मैरिज,
तो मान लेते हैं कि इस किसी साल में उनके पेरेंट्स का मैरिज हुआ, फिर एना 4 साल बाद बॉर्न हुई, ठीक है। तो ये जब बॉर्न हुई, यहाँ पर एना का बर्थ हुआ है, ठीक है, तो उसका साल तो 0 ईयर होगा, है ना। उसके बाद फिर क्या बोल रहा है, हर मदर इज़ 3 years यंगर देन हर फादर एंड 24 years ओल्डर देन एना। तो अभी बात कर रहा है प्रेजेंट एज की, जहाँ पर बता रहा है कि जो उसकी मदर है वो उसके फादर से कितनी 3 साल छोटी है, ठीक है, एंड 24 years ओल्डर देन एना, एंड उसकी जो मदर है वो एना से 24 years ओल्डर है। एना हु इज़ 13 years ओल्ड, तो प्रेजेंट में एना का एज हमको 13 years ओल्ड दे दिया है। एट वॉट एज एनास फादर गेट मैरिड, तो यहाँ पर से तो मदर का प्रेजेंट एज निकल जाएगा 13 + 24, 5 7 2 3, एंड उसके फादर का भी आ जाएगा, क्योंकि उसमें फादर के एज में 3 ऐड करूँगी तो यहाँ पर से आ जाएगा, ठीक है। तो तीनों का प्रेजेंट एज हमको पता है ना। अब एना बॉर्न हुई थी होगी 13 ईयर्स पहले, तभी उसका 0 ईयर था होगा, है ना। तो 13 ईयर पहले, और उसके बाद फिर उसके फादर का एज हमको निकालना है। तो फिर फादर का एज में नहीं, फादर कब मैरिड हुए थे वो, तो जब 13 ईयर अगो जब देख रहे थे, जब इना जो एना है वो पैदा हुई थी, उसके और 4 साल पहले उसके मम्मी पापा का शादी हुआ था, है ना। तो उसके फादर का एज जो प्रेजेंट एज है 40, उसमें से माइनस करना पड़ेगा एना का एज, फिर एना के एज से 4 साल और पहले, क्योंकि जब वो पैदा हुई तब उनका थोड़ी शादी हुआ था, उससे 4 साल पहले शादी हुआ था। तो ये तो फाइनली 40 से कितना माइनस करना मुझे, 17, है ना। तो कितना आ जाएगा, तो ये 10 23 ईयर्स आ जाएगा। तो 23 years will be the correct answer. Then next question, Rakesh had money to buy 8 mobile handsets of a specific company. जो राकेश है उसके पास 8 मोबाइल हैंडसेट खरीदने के जितने पैसे हैं, बट दी रिटेलर ऑफर्ड वेरी गुड डिस्काउंट ऑन दी पर्टिकुलर हैंडसेट। राकेश कुड बाय 10 मोबाइल, तो इतना अच्छा उसको डिस्काउंट मिला जो शॉपकीपर था उसके द्वारा कि वो 10 हैंडसेट खरीद पाया विद द अमाउंट ही हैड, मतलब पैसे तो उसके पास सेम ही है, ठीक है। एक्सपेंडिचर वही वाला है, एक्सपेंडिचर कांस्टेंट वाला केस है ना। प्राइस मल्टीप्लाइड बाय क्वांटिटी, प्राइस उसका कुछ चेंज हो रहा है, क्वांटिटी पहले वो 8 खरीद पा रहा था, अब 10 खरीद पा रहा है। तो हम लोग क्या करते थे इसमें, अब यहाँ पर पूछ रहा है कि डिस्काउंट रिटेलर ने कितना ऑफर किया है। तो पहले तो इसको रेशियो में कन्वर्ट कर लेते हैं, 2 4 8 2 5 6 10, और सिंप्लीफाई होगा क्या, नहीं होगा। तो प्राइस ये इधर जाएगा, तो 5 दिस इज 4, तब जाके ये 20 कांस्टेंट है ना। तो प्राइस है वो 5 से 4 में ड्रॉप कर दिया, मतलब ये क्या है उसका डिस्काउंट कितना मिला, 1 का डिस्काउंट मिला, किस में से, 5 में से, मल्टीप्लाइड बाय 100% में निकालना है 20, तो 20% का डिस्काउंट मिला उसको। फिर नेक्स्ट, द एवरेज मार्क्स ऑफ 100 स्टूडेंट्स आर गिवन टू बी 40, एवरेज मार्क्स 100 स्टूडेंट का 40 है, मतलब सम ऑफ 100 इज इक्वल्स टू 100 नंबर ये 40, तो सम ऑफ 100 इज इक्वल्स टू 4000. It was later found that marks of one student were 53. बाद में ये पाया गया कि जो एक स्टूडेंट का मार्क्स था वो 53 था, बट उसको गलती से 83 रेट कर लिया गया। तो रियल में वो 53 था, बट उसको रेट कर लिया गया 83। तो कितना का हमने गलती से ऐड कर दिया, 30 नंबर, 50 60 70 80, है ना। तो 30 नंबर गलती से ऐड कर दिया, तो ये तो मिस्टेक हो गया कि 30 ऐड कर दिया, होना 30 कम था, तो अब 30 कम करेंगे, बट 30 कम करेंगे कितने में से, ये 100 स्टूडेंट के में डिवाइड हो जाएगा ना, तो कितना 0.3 कम करना होगा। तो 0.3 कितना कम करेंगे, एवरेज से 40 से 0.3 कम करना है, तो दिस विल बी 7, 39.7 विल बी द करेक्टेड मीन मार्क्स, ठीक है, 39.7। और अगर यहाँ पर कम कर दिया होता तो फिर इधर ऐड करते, ठीक है। तो क्वेश्चन अच्छे से पढ़ना, क्योंकि जो रियल नंबर था वो 53 था,
उसको हमने बढ़ा के गलत काउंट कर लिया था, तो क्योंकि बढ़ा दिया था तो उसको कम करना होगा। और वेल डिस्ट्रीब्यूट करना है क्योंकि 100 स्टूडेंट है तो 100 से इसलिए डिवाइड किए थे। फिर आगे बढ़ते हैं, ये तो पैसेजेस है, 6 पैसेजेस साथ में दे देते थे पहले तो। चलो तो यहाँ पर व्हाट इज़ एक्स इन द सीक्वेंस, सीक्वेंस में एक्स क्या होना चाहिए ये पूछ रहा है। तो थोड़ा पैटर्न देखने का ट्राई करते हैं, कुछ समझ आ रहा है क्या। ये कितना का डिफरेंस है, इधर तो 5 का डिफरेंस है, इधर 29, 30, 31, 32 3 का डिफरेंस है, इधर 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 7, 3, 5, 7, 6, 7, 11। अब यहाँ पे 9 नहीं आया, मतलब ये प्राइम नंबर वाला देख रहे हैं इन लोग। ओके 106, 93, 3, हाँ 13। तो अगला 15 के गैप में नहीं आएगा क्योंकि 15 इज़ नॉट प्राइम नंबर राइट। तो 17, हाँ 17 के गैप में आ सकता है। तो देख लेते हैं, 8 में से 1 गया, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13। दिस इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो ध्यान रखना प्राइम नंबर वाला हमेशा ही कोई ना कोई क्वेश्चन यूपीएससी देता ही है। फिर अब देख लेते हैं, अ वॉल क्लॉक मूव्स 10 मिनट्स फास्टर इन एवरी 24 आवर्स। तो हर 24 घंटे में क्लॉक है वो 10 मिनट फास्टर चल रहा है। ठीक है, फिर द क्लॉक वॉज सेट राइट टू शो द करेक्ट टाइम 8 AM ऑन मंडे। व्हेन द क्लॉक शोज टाइम 6 PM, 6 PM कब, वेंसडे पे, तो करेक्ट टाइम क्या होगा। ओके तो 8 AM से 6 PM तक का कितना घंटे हो गए हैं ये देख लेते हैं। तो 8 AM कब का है, ये मंडे का। उसके बाद फिर ट्यूसडे को भी 8 AM, फिर मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, ट्यूसडे, वेंसडे। अब वेंसडे तो आ गए हैं बट वेंसडे को भी 6 PM तक का, तो 6 AM है तो 6 PM तक का जाएंगे वेंसडे। तो इधर 24 घंटे हो गए हैं, इधर 24 घंटे हो गए हैं, इधर कितना घंटे हुए हैं, 8 बजे से, मतलब 8 AM से ये 6, 7, 8, 8 AM से शाम के 6 PM तक का कितने घंटे हो जाएंगे, तो 9, 10, 11, 12, फिर 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो 10 घंटे हो गए हैं। तो इधर 10 घंटे। ठीक है, तो 24 घंटे में इधर 10 मिनट, इस वाले में भी अगेन 10 मिनट, ये 10 मिनट 10 मिनट ऐड हो रहा है ना। फिर 10 आवर का निकालना है, तो अगर 24 घंटे का 10 मिनट हो रहा है तो 1 घंटे का क्या होगा, 10 डिवाइडेड बाई 24। 10 आवर का कितना होगा, मल्टीप्लाइड बाई 10। तो इसको निकाल लेते हैं, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 पंच 6, 10, 2 छक्के 12, 2 पंच 10, 25/6। तो ये 25/6। ठीक है, अब इसी को ही मिनट में कन्वर्ट कर लेते हैं, 25/6 को। तो ये 10 मिनट 10 मिनट, 25/6 को मिनट में कन्वर्ट करेंगे तो, लेकिन ये सारा तो मिनट में ही है ना, मिनट में ही तो निकाला था हमने। अगर 24 आवर का 10 मिनट था ना, तो ये भी तो आंसर मिनट में ही होगा। ठीक है, तो टोटल कितने मिनट हो गए, ये 20 + 25/6। और इसको थोड़ा रफली कैलकुलेट कर लेते हैं, एग्जैक्ट अगर डेसिमल में आ जाएगा तो भी। तो 6 चौक 24, तो 4, लगभग 24 मिनट का, क्योंकि यहाँ पे ऑप्शन वैसे भी थोड़ा डिफरेंस में है तो पता चल जाएगा, है ना। तो 24 मिनट है वो ऐड हो गया होगा, है ना, क्योंकि घड़ी है वो फास्टर चल रही है। तो एग्जैक्ट टाइम है वो 6 PM से हमको माइनस करना पड़ेगा 24 मिनट। तो 6 PM की जगह में इसको 5 आवर 60 मिनट लिख देते हैं और 24 मिनट को माइनस कर देते हैं। ठीक है, तो ये 5, 3, ये 6। तो एग्जैक्ट टाइम क्या था हुआ होगा, 5, मतलब 5:36 PM, ये रियल टाइम था होगा। बट क्योंकि वो हर 10-10 मिनट आगे बढ़ जाता है तो वो घड़ी पे ये दिखा रहा है ना। तो ए विल बी द करेक्ट आंसर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ अ प्रॉपर फ्रैक्शन क्या है, आर इंक्रीज्ड बाय द सेम पॉजिटिव क्वांटिटी विच इज़ ग्रेटर दैन 0, देन रिजल्टिंग फ्रैक्शन क्या होगा।
अगर न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर है वो प्रॉपर फ्रैक्शन है। प्रॉपर एंड इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का डेफिनेशन पता होना चाहिए। प्रॉपर फ्रैक्शन कब बोलते हैं? जब डिनोमिनेटर है वो न्यूमरेटर से बड़ा हो। मतलब कि क्या, इधर अगर 6 है, ऊपर में 2, ठीक है, तो देखो डिनोमिनेटर है वो बड़ा है न्यूमरेटर से, तो ये क्या है? प्रॉपर फ्रैक्शन। तो कोई भी प्रॉपर फ्रैक्शन लो और उसको इंक्रीज़ कर दो सेम पॉजिटिव क्वांटिटी से, मतलब पॉजिटिव क्वांटिटी में चलो मैं 1 से इंक्रीज़ कर देती हूँ। तो पहले 2/6 था, तो देखो तो 2 दिया 6, 1/3। तो 1/3 को अगर मैं परसेंटेज, मतलब कि क्या हो जाएगा इसका वैल्यू, 1/3 है तो 9, तो 0.3 के आसपास होगा, है ना। अब मैं इसको ऐड कर दूँ किसी पॉजिटिव क्वांटिटी से, तो कितना हो गया? 3, ये 7, 7, अब 3, अब क्या हो जाएगा? ये इंक्रीज़ होता है, ये तो पता है, अब मैं बस उसको वेरीफाई कर रही हूँ, ठीक है। 7 चौक 28, 30, 14, ठीक है। तो देखो 0.42, तो न्यू जो फ्रैक्शन बना है उसका वैल्यू कितना है? 0.42। पहले कितना था? 0.3। तो ऑलवेज लेस देन ओरिजिनल फ्रैक्शन बोला नहीं, ये तो एक ही कंडीशन में फुलफिल नहीं हो पाया। ऑलवेज ग्रेटर देन ओरिजिनल फ्रैक्शन, यस यही होता है। ऑलवेज इक्वल टू द ओरिजिनल फ्रैक्शन, नहीं। देन सच दैट नथिंग कैन बी क्लेम्ड डेफिनेटली, ये गलत है। तो हमेशा ग्रेटर होता है ओरिजिनल फ्रैक्शन से, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट याद रखना कि अगर प्रॉपर फ्रैक्शन में किसी भी पॉजिटिव क्वांटिटी से मैं न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में ऐड करूँ, तो जो भी नया फ्रैक्शन बनेगा उसकी जो वैल्यू होगी वो पहले वाले फ्रैक्शन से हमेशा बड़ी होगी, ठीक है। देन व्हाट इज़ द एक्स इन द सीक्वेंस? एक्स क्या है सीक्वेंस में? तो यहाँ पे 4, 196, 16, 144, 36, 164, ठीक है। अब अगर मैं ध्यान से अगर इन नंबर्स को देखूँ तो हम लोग को जनरली सबका स्क्वायर याद रहता है। 10 का तो याद रहता ही है। ये 6 का स्क्वायर है, ये 8 का स्क्वायर है, 12 का स्क्वायर है, ये 4 का स्क्वायर है, ये 13 का है, आई गेस 13 का नहीं, 14 का स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर। तो पहले 2 का स्क्वायर है, देन 14 का है, फिर 4 का है, फिर 12। आई थिंक ये ऐसे है, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौक 8, 2 पंचे 10। तो एक्स वाला तो इसमें नहीं आ रहा है। 14, फिर 12, 2 कम, फिर 2 कम 10, तो ये 8 का स्क्वायर होगा, मतलब 64। दिस इज द करेक्ट आंसर। थोड़ा गंदा हो गया, तो 64 विल बी द करेक्ट आंसर, ओके, एक्स की जगह पे। फिर इन अ ग्रुप ऑफ 15 पीपल 7 कैन रीड फ्रेंच। 15 लोगों का ग्रुप है जहाँ पर 7 लोग फ्रेंच पढ़ते हैं, 8 है वो इंग्लिश, एंड 3 है उनको कुछ नहीं आता, नीदर ऑफ टू लैंग्वेज, ना फ्रेंच आता है ना इंग्लिश आता है, ठीक है। तो अगर फ्रेंच इंग्लिश दोनों ही नहीं आता तो 15 - 3 कर दो पहले ही। 12 पीपल है। अब इन 12 पीपल में 7 है जिनको फ्रेंच आता है, 8 है जिनको इंग्लिश आता है, बट कुछ ऐसे होंगे जिनको फ्रेंच एंड इंग्लिश दोनों आता होगा। अब मैं ऐसा कैसे श्योरिटी के साथ बोल रही हूँ, क्योंकि देखो अगर इन दोनों को मैं ऐड करूँ तो कितना हो रहा है? 7 दूनी 14, 15। 15 तो लोग है ही नहीं ना, मतलब कि जाहिर सी बात है कि कोई ना कोई कॉमन होगा इनमें। तो अब कॉमन निकालते हैं, चलो। टोटल ब्रैकेट कितने का है? 12 का है। मान लेते हैं कि एक्स ऐसे लोग हैं जिनको फ्रेंच इंग्लिश दोनों आता है, और यहाँ पर फ्रेंच वाले, यहाँ पे इंग्लिश वाले। इसका हमको पता है कि 7 लोग को फ्रेंच आता है, और सिर्फ फ्रेंच आने वाले को देखें तो अगर मैं एक्स को माइनस कर दूँ तो वो आ जाएगा जिसको सिर्फ फ्रेंच आता है, तो 7 - एक्स प्लस एक्स, प्लस इंग्लिश में जिनको 8 लोग ऐसे होंगे जिनको इंग्लिश आता है, लेकिन अगर उनमें से एक्स को माइनस कर दो जिनको फ्रेंच इंग्लिश दोनों आता है, तो सिर्फ इंग्लिश वाले का नंबर आ जाएगा मेरे पास, है ना। तो ऐसे का कॉमन हमको, ऐसे यहाँ पर से एक वेरिएबल है एक्स, तो निकल जाएगा इधर से एक्स की वैल्यू। तो चलो निकालते हैं। 12 = 2, ये एक एक्स से एक एक्स तो कैंसिल, 7 7 14, 15 माइनस एक्स, एक्स = 15 - 12 3। तो 3 ऐसे लोग हैं जिनको फ्रेंच एंड इंग्लिश दोनों आता है। तो हमको बोला है कि द नंबर ऑफ पीपल हु कैन रीड एग्जैक्टली 1 लैंग्वेज। तो एग्जैक्टली 1 लैंग्वेज पढ़ने वाले कौन हैं? तो या तो वो ओनली फ्रेंच बोलने चाहिए या तो ओनली इंग्लिश बोलने चाहिए। तो ओनली फ्रेंच बोलने वाले कितने हैं? तो एक्स का वैल्यू तो 3 है, तो 7 - 3 करूँ तो 4,
और ओनली इंग्लिश वाले तो 8 है, -3 तो 5। तो दोनों को ऐड कर देते हैं क्योंकि हमको ओनली फ्रेंच एंड ओनली इंग्लिश वाले चाहिए, एटलीस्ट 1 लैंग्वेज तो बोल रहे हैं ना। तो 5 एंड 4 9, दिस इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्लीन करना पड़ेगा। ठीक है, अ प्रिंटर नंबर्स द पेजेस ऑफ अ बुक स्टार्टिंग विथ 1 से स्टार्ट हो रहा है प्रिंटर का पेज, एंड यूज़ कर रहा है 3089 डिजिट्स। ठीक है, इतना डिजिट्स यूज़ कर लिया। हाउ मैनी पेजेस डज द बुक है? तो पेजेस काउंट करने वाला एक हमने पढ़ा था जहाँ पर हमने पेज फाड़ने वाला पढ़ा था, तो एक वो वाला और एक ये वाला, और एक और था जहाँ पर ये डिजिट कितनी बार अपीयर होगा। इन तीनों का एक अलग तरीका सॉल्व करने का। वैसे ही अब इसका जब हम लोग देख रहे हैं तो 1 to 99 तक का अगर हम लोग देखें तो कितने डिजिट्स यूज़ होते हैं ये याद रखना पड़ेगा। ठीक है, 981 डिजिट्स यूज़ होते हैं। देन 1 to 999 अगर मैं देखूँ तो इसमें कितने डिजिट यूज़ होते हैं, तो 9882। और 1 to 4 टाइम्स 9 तो 98883। अभी हमको कितना बोला है कि 3089, तो ये तो यहीं पे आ रहा है, मतलब कि 999 पेजेस तो है ही। ठीक है, बट इससे थोड़ा ज़्यादा है ना। इससे ज़्यादा कितना ज़्यादा है, तो 3089 -2889, ये माइनस कर लेते हैं। तो 200 पेजेस ज़्यादा है, तो जो मतलब 200 ज़्यादा है। अब ये जो भी 200 होंगे वो 4 डिजिट्स वाले होंगे, है ना, क्योंकि 3 डिजिट्स वाले में तो इतना ही डिजिट यूज़ हो रहा है। तो जो 4 डिजिट वाले हैं उनको इसलिए 4 से मैं डिवाइड कर देती हूँ, तो पेजेस आ जाएंगे 4 5 6 20 एंड 4 16, तो 50 पेजेस और एक्स्ट्रा होंगे। तो कितने, 999 पेजेस तो थे ही, और 4 डिजिट वाले और आ जाएंगे, तो 50 पेजेस और ऐड हो जाएंगे। तो 999 ये 509 और ये 14 10, तो 1049 इतने पेजेस होंगे उस बुक में। ठीक है, फिर आगे देखते हैं। ये वाला तो और बहुत ईजी है, काउंट करते हैं पहले। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 है, तो 5 5 का ही बना देते हैं। सी 3 4 5। अब मैंने क्या बोला था कि नीचे से चेक करते हैं, तो सब में सी डाल दो। तो क्या ये कोई पैटर्न है? सी सी ए सी सी ए सी ए। ठीक है, सी बी, नहीं ये वाला तो फॉलो नहीं हो रहा है। फिर बी डाल देते हैं। बी 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 बी, सी बी ए सी सी ए, ये भी फॉलो नहीं हो रहा है। अगला देखते हैं। फिर सी, फिर बी बी बी, ये तो फॉलो हो रहा है। तो यहाँ पर रखा था हमने सी, बाकी जगह बी रखा हुआ है, ये बी एंड दिस इज ऑल्सो बी बी। ठीक है, तो सी सी ए बी ए, फिर बी सी बी। ठीक है, तो दिस इज द करेक्ट आंसर। फिर नेक्स्ट, अ फैमिली हैज़ 2 चिल्ड्रन अलॉन्ग विद देयर पेरेंट्स। एक फैमिली है, उसमें 2 चिल्ड्रन हैं उसके पेरेंट्स के साथ। द एवरेज ऑफ द वेट्स ऑफ द चिल्ड्रन एंड देयर मदर। तो यहाँ पर बोल रहा है कि एक फैमिली जहाँ पर 2 चिल्ड्रन हैं विद देयर पेरेंट्स, फिर विद देयर पेरेंट्स, ये फैमिली का अपनी ऐसे नहीं लिखना है। अब एक ऐसी फैमिली जहाँ पे 2 बच्चे हैं और उनके पेरेंट्स हैं, मतलब फादर एंड मदर है, ऐसे है। द एवरेज ऑफ द वेट्स ऑफ द चिल्ड्रन एंड देयर मदर। एवरेज जो है किनके वेट का, चिल्ड्रन एंड उनकी मदर। चिल्ड्रन बोला तो दोनों, ठीक है, 2 जो चिल्ड्रन है एंड मदर का एवरेज, मतलब 2 और 1 3 लोग हैं, वो 50 kg है। द एवरेज ऑफ द वेट्स ऑफ द चिल्ड्रन एंड देयर फादर। 2 चिल्ड्रन एंड उसके फादर, 2 और 1 3 लोग, 52। इफ़ द वेट ऑफ द फादर इज 60, फादर का वेट दे दिया 60, देन व्हाट इज़ द वेट ऑफ द मदर। मदर का वेट निकालना है। 2 इक्वेशन है, 2 अननोन है, निकल जाएगा।
2c प्लस m इज इक्वल टू 150। दिस इज 2c प्लस f की जगह भी 60 है, फिर 3 दूनी 6 5 15, 2c 156 माइनस 60 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, फिर c इज इक्वल टू 96 डिवाइडेड बाई 2, 2 चौक 8 तो 8 16, तो c इज इक्वल टू 48 आ गया। हमको क्या निकालना है, मदर का वो निकालना है, तो यहाँ पर से निकाल लेते हैं, ये यहाँ पर से निकाल लेते हैं। चलो 2 इंटू 48 प्लस m इज इक्वल टू 150, तो 150 माइनस ये जब इधर आएगा तो 8 19 16 8 9, ये हो जाएगा आंसर। ठीक है, 54 kg। ओके, अब ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बाकी है, जल्दी जल्दी करते हैं। कहाँ तक हो गया था, क्या तक कर लिया था हमने? 107 ये वाला बाकी है। ओके, थोड़ा क्लीन अप कर लेते हैं। फिर है सपोज यू हैव सफिशिएंट अमाउंट ऑफ रुपी करेंसी इन डिनोमिनेशन 1 10 एंड 50। ठीक है, तुम्हारे पास 1 10 एंड 50 रुपीज़ का सफिशिएंट करेंसी है इन डिनोमिनेशन में। इन हाउ मैनी डिफरेंट वेज यू कैन पे द बिल 107। तो 107 बिल है, उसको आप कितने डिफरेंट तरीके से पे कर सकते हो बोल रहा है। तो इसको ऐसे सॉल्व करते हैं, 10 इंटू बी प्लस 50 इंटू सी इज इक्वल टू 107। ठीक है, अब मैं सी का वैल्यू रखते जाऊँगी 0 से, अब जब तक का वो सेटिस्फाई करता रहेगा। तो एक केस होगा जब सी का वैल्यू 0 रखते हैं। ठीक है, तो 1 इंटू ए, ये डिनोमिनेशन है। ठीक है, 1 10 एंड 50 प्लस 10 इंटू बी, और सी का वैल्यू अगर मैं 0 रखूँ तो सी मल्टीप्लाइड बाई 50 तो 0 हो जाएगा, तो 107। मतलब कि 50 का एक भी डिनोमिनेशन यूज़ नहीं करी हूँ, तब क्या होगा ये है। तो अब बी को रखते हैं, बी को 0 रखती हूँ मैं तो होगा, तो हाँ 1 को ही बस यूज़ किया मैंने 107 टाइम्स। ठीक है, तो 0 के लिए, फिर 1 के लिए हाँ 1 करूँगी तो हो जाएगा, फिर ए के अकॉर्डिंग एडजस्ट हो जाएगा। फिर 2 3 4 5 6 7 8 9 रखती हूँ तो 90 हो जाएगा, फिर बाकी 1 रुपीज़ वाला। ठीक है, तो ये सब के लिए सेटिस्फाई कर गया। फिर c इज इक्वल टू 1 रखूँ तो 1 मल्टीप्लाइड बाई ए प्लस 10 टू बी प्लस c के जगह 1 रखूँ तो ये 50 हो जाएगा। तो 107 माइनस 50, 107 माइनस 50 कितना, ये 7 और ये 5, तो 57। अब यहाँ पे 0 रखूँ तो हाँ, अब ये ध्यान रखना है कि 57 से क्रॉस ना हो जाए। ठीक है, तो b का वैल्यू 0 रखा तो हाँ ठीक है, फिर 1 रखूँगी तो 10 होगा, 20 30 40 50 तक का रख सकती हूँ, फिर 1 का कॉइन यूज़ करूँगी 7, तो 57 हो जाएगा। ठीक है, 6 रखूँगी तो ज़्यादा हो जाएगा 67, तो ये तो नहीं। फिर c इज इक्वल टू 2 रखूँ तो 1 इंटू ए प्लस 10 इंटू बी, फिर c की जगह पे 100, तो मतलब 2 रखूँगी तो 100 हो जाएगा, तो 107 माइनस 100 7 आया, तो 7। अब b की जगह 0 रखूँ तो ठीक है, क्रॉस नहीं कर रहा है 7 को। 1 रखूँगी तो 10 तो यही हो गया, बट हमको सिर्फ 7 रुपीज़ चाहिए, तो 0 बस के लिए चाहिए तभी सेटिस्फाई हो रहा और नहीं। फिर c इज इक्वल टू 3 रखूँ तो 1 इंटू ए प्लस 10 इंटू बी 50 इंटू 3, तो एक तो 150 हो जाएगा, तो ये तो ज़्यादा हो गया ना, इतना तो नहीं चाहिए। तो c इज इक्वल टू 3 के लिए एक भी वैल्यू नहीं होगी। तो फिर टोटल कितने डिफरेंट तरीके हो गए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, तो 17 तरीके से मैं 107 रुपीज़ का बिल को पे कर सकती हूँ। तो ये वाला क्वेश्चन का जो पैटर्न है वो कई बार रिपीट भी हुआ है, 2023 में भी ये आया था, तो इसी पैटर्न से सॉल्व करेंगे तो जल्दी आ जाता है और कुछ भी मिस नहीं होता है ना। ठीक है, तो इसके बाद से नेक्स्ट में करते हैं 57 क्वेश्चन नंबर से।